गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आप सबके बीच जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है तांडव क्लास। आज होगा तांडव 45 क्वेश्चन का। आप सबको पता है ना कि पॉलिटेक्निक में टोटल 90 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आज हम लोग हाफ सेंचुरी की तरफ जाएंगे। इसके बाद कल की क्लास में टोटल 90 क्वेश्चन का करेंगे तांडव। और आप सबको पता है ना सर कि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है। मैथ फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा और यहाँ पे फिजिक्स सिंघम सर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है ना सर कि आज की क्लास आप सब के लिए एक अलग लुक में दिखाई देगा, क्योंकि मेरी संस्था की एक सबसे बड़ी खासियत बात है ना कि सिर्फ ए और बी यहाँ पे टिक नहीं होगा। जो ऑप्शन में चारों क्वेश्चन रहेगा ना, तो वो चारों ऑप्शन का सोल्यूशन होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप सोच सकते हैं कि टोटल 45 क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, तो 45 को 4 से गुना कर दो तो तुम समझ लो कि तुम्हारे कितना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सोच ले रे बबुआ, यही सोचे के समय है। यही एक महीना में सोचना है सर कौन सी संस्था को पकड़ना है और आपकी लाइफ के लिए कौन सी संस्था सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट का मतलब अगर कोई है तो वो एसके साइंस क्लासेस है सर। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके लिए 10 गो फिजिक्स करवाऊंगा, इसके बाद 15 गो केमिस्ट्री होगा, उसके बाद 15 गो मैथ होगा। लेकिन इस क्लास में 10 से गो फिजिक्स होगा सर, क्योंकि टाइपिंग हो नहीं पाया, ठीक ना। और थोड़ा सा बिजली इधर नहीं था सर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत था, इसलिए 10 गो फिजिक्स करवाते हैं। इसके बाद इनके द्वारा 15 गो आपको केमिस्ट्री होगा, उसके बाद हम 15 गो मैथ कराएंगे। तो थोड़ा सा उनसे भी कुछ बातें कर लीजिए, इसके बाद करेंगे स्टार्ट। और एक बात और बता देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ पे ना सारे क्वेश्चन का PDF जाता है और आपके एग्जाम से पहले मेरा कोशिश रहता है कि आपके पास कुछ ना कुछ भेज दूँ सर। तो चलते हैं, थोड़ा सा इनसे बातें करिए, इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग का रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। 10 क्वेश्चन डेली केमिस्ट्री का चल रहा था, 10 क्वेश्चन मैथ का, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का। लेकिन आज से हम लोग डिसाइड कि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ चुका है, एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। एक महीना, आज से पूरी एक महीना बचा हुआ है, इसलिए हम सोचे क्वेश्चन का लेवल संख्या बढ़ाया जाए। इसीलिए आज हम लोग 45 क्वेश्चन करेंगे, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 15 मैथ का। उसके बाद कल से आपका टोटल जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस तरह से 30 क्वेश्चन का सेट चलेगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 30 क्वेश्चन मैथ का। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे और खुद से भी बना के प्रैक्टिस कीजिएगा अपने। हम लोग बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन बताएंगे, तब सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा करके भी दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए सर, फिजिक्स का मजा लीजिए, इसके बाद केमिस्ट्री का मजा लेना है। तो थैंक यू, लव यू। चलिए आइए, सबसे पहले जो है ना हम लोग फिजिक्स का करेंगे तांडव, यानी 10 क्वेश्चन फिजिक्स तांडव करेंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री पढ़िएगा, इसके बाद फिर 15 क्वेश्चन आपको मैथ पढ़ाएंगे। यानी टोटल आपको आज की क्लास में आपको 45 क्वेश्चन का करेंगे तांडव और हो जाना तैयार। अब यहाँ से कोई भी टॉयलेट करने के लिए भी कोई नहीं जाएगा, ना तो 1 नंबर ना तो 2 नंबर, ठीक ना। डायरेक्ट यहाँ से पढ़ करके निकलना होगा सर, तो इसलिए हो जाओ तैयार। अब करना है युद्ध, और मैं सिखाऊंगा कि युद्ध कैसे किया जाता है। चलाना आप सबको है, औजार चलाना आप सबको है, सिर्फ मैं सिखाऊंगा कि कैसे चलाना है, कितना डिग्री पे मारना है कि सीधे जाकर के खोपड़िए में लगेगा। हाँ पता है रे, राइफल छूटता है नू तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, झटका देता है, ठीक नू। कल ही मेरे यहाँ राइफल 3 को छूटा है, हमको तो अजीब लगता है। कभी कभी सोचो कि लाइब्रेरी यार में छोड़ देता है आकर के। तो सर ये जो भी है ना, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है ना सर, कि लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा है, पॉकेट में रुपया नहीं रहता है, तो लगता है किसको जान मार दें। और बिहार और यूपी में तो खास बात है कि अमीर बनने के लिए सोचता है डायरेक्ट कि फलना अमीर बन गया, हमरो अमीर बनना, चल ओकरे जान मार देंगे। वैसे अमीर नहीं बनता है सर, मेहनत करो, पसीना बहाओ, तब जब अमीर बनोगे ना तब इसका रुतबे कुछ और होगा सर। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध है सर कि आप लोग गलत कदम ना उठाएं और सही रास्ते पे चले, ताकि आपको देख करके आपकी पूरी समाज का सर ऊंचा हो और आपकी माँ बाप की सपना को हो पूरा सर, ठीक ना। आते हैं बाकी विशेष बात, तो आप लोग समझदारी हो भी करेगा, क्योंकि सिंपल बात है, जब इतना समझदारी आपके अंदर आ गया कि हमको लड़की पटाना है देखो जो भी बोलता हूँ खर्रा बोलता हूँ, हाँ
चाहे ऊपर से जाए थोड़ा, चाहे नीचे से जाए आपके अंदर, लेकिन जो भी बोलूँगा तो खर्रा बोलूँगा सर। आइए, कहता है ना माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतर होता है। अच्छा, इस पर मैंने एक स्पेशल क्लास लिया था फिजिक्स का, और जो लोग वो क्लास देख लिया होगा ना, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चालू हो गया होगा। कहता है क्या सर कि माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ पे गौर करना, ऑप्शन नंबर ए कहता है ना क्या, ऑप्शन नंबर एक आता है आंतरिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। देखो जब कहेगा ना, लिखिए देते हैं पूरा, तुम लोग पैसा नहीं दिया है, फ्री में पढ़ता है। कहता है आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर एक कहता है आंतरिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ठीक ना, ध्वनि ऊर्जा में। अब यहाँ पे गौर करना, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है रे मास्टरवा, बी नंबर कहता है नु ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लिखते जाना तुम लोग, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही नु है, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है रे बबुआ, तो विद्युत ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा में, ठीक ना। डी नंबर कहता है ना विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। आइए अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, ये 4 ऑप्शन है और हमसे क्या पूछा है कि माइक्रोफोन किस प्रकार की, माइक्रोफोन जो हम लोग बात करते हैं ना, देखो जैसे हम लोग बात किए, ठीक ना, कहाँ गया फ़ोन मेरा, देखो सर मेरे पास यही फ़ोन है, ठीक ना, यही मेरे ज़िंदगी का साथ देता है। देखो अभी पैसा आया मेरे पास, कहता है ये फ़ोन, देखो यहाँ से मैंने कॉल लगाया, टी 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 कॉल लग गया। अब हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, खाना खाएं बब्बू। अब यहाँ से देखना, यहाँ से हमारे आवाज़ से क्या निकल रहा है, ध्वनि। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, ध्वनि, और वही ध्वनि मेरे मुंह से निकला। इसके बाद इस यहाँ पे एक माइक लगा हुआ, देखो यहाँ पे एक माइक लगा हुआ, इसके बाद वो माइक में घुसा, तो यहाँ पर इस माइक में, ये मोबाइल में क्या है, विद्युत है, ये मोबाइल में क्या है, करंट है। तो अब यहाँ से सोचना कि मैंने मुंह से बोला तो ध्वनि उत्पन्न हुआ, और ध्वनि उत्पन्न हुआ, इसके बाद ये किस में बदल गया, फोन में घुसा। फोन में क्या है, करंट, और करंट के तो विद्युत। इसका मतलब कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला कौन, माइक्रोफोन। क्या होगा सर, ये माइक्रोफोन, क्या होगा, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का क्या काम है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन को क्या काम है, हाँ, मतलब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सर, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर करना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनामो, कौन बदलता है, डायनामो, ठीक ना। डायनामो इसने लिखा था रे, ये जिंदगी एक सफर है। अच्छा, कहेगा डायनामो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कहेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कौन बदलता है, विद्युत मोटर। कौन बदलता है, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा। देखो विद्युत से ध्वनि, विद्युत से ध्वनि, तब कौन बदलेगा, लाउड स्पीकर। जो हम लोग गाना सुनते हैं ना रे, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, जो डीजे पे ठुमका लगाता है ना, लॉलीपॉप। देखो इधर कहता है आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में डायनेमो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर, ठीक ना। अब हमसे पूछा था माइक्रोफोन किस में किसको परिवर्तन करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है। आइए अगला कहता है ना क्वेश्चन नंबर 2 कि परमाणु बम आधारित है। अरे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग मैंने 10 बार से प्लस बता चुका हूँ। 11वां बार आपके सीधे एग्जाम में आएगा, अब एकरा हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक नू। देखो ये 2 नंबर का आता है परमाणु बम। ये परमाणु बम, बम का नाम सुनते हैं शरीरिया मेरा गनकता है चिला। कहता है ना परमाणु बम किस पे आधारित है, कमेंट करके बता देना, कमेंट करके बता देना सर। हाँ आप ना सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं ना,
उसका कसम तो नहीं दे सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें इंसान भी बैठे हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन कितना जो है ना बेवकूफ़ सा कहेगा ना हमारा ज़िंदगी में वही बा जे बेखोपचे में। हाँ देखो, तो कहेगा परमाणु बम, तो इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लेना, लेकिन सबसे पहले अपना कमेंट करना, ठीक ना। तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है सर? ये नाभिकीय विखंडन बता देते हैं, चलो तुम लोग पर प्यार आ जाता है। 3 नंबर कहता है ना जी, क्या कहते हैं, हाँ कहता है एक पिंड विरामा से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ चल रहा है। अरे देख 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 देखना, एगो पिंड है, क्या है सर? एगो पिंड है। कमेंट करो, पढ़ो और इसका कमेंट करो, वीडियो को रोक करके इसका सही जवाब दो और सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेगा। कहता है एक पिंड विरामा से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ चल रहा है। कैसे चल रहा है रे? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसको बताता है? त्वरण को बताता है। इसका मतलब ये क्या है? तो ये त्वरण है। फिर क्या बोला? एक पिंड विरामा से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ चल रहा है 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी। अच्छा, समय क्या है? तो समय है 5 सेकेंड। क्या है सर? ये 5 सेकेंड आइएगा। अब देखो, वो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। जैसे सोचो, यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पे हम क्या है? रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हमरो तो किसी ना किसी को इंतज़ार रहता है ना। हम यहाँ पे रुके हैं, उन्हीं से आ रही है। हाँ समझ गया होगा, विषय सब कुछ मत बोलना कमेंट बॉक्स में। अब देखो, यहाँ पे रुके हैं। अच्छा, अभी हम क्या चीज़ में है? विरामा में है, रेस्ट में है। अब हमने चलना प्रारंभ किया। अब जहाँ पे हम रुके हुए थे, यहाँ पे हम रुके हुए थे, तो यहाँ पर मेरा प्रारंभिक वेग क्या है? तो प्रारंभिक वेग 0/0। प्रारंभिक वेग क्या है सर? 0। हम रुके हुए हैं तो मेरा हम बदल रहे हैं, अरे हमारा दिशा बदल रहा है नहीं, मेरा दूरी बढ़ रहा है नहीं। अभी हम रुके हैं तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा? 0। अब हम चलना प्रारंभ किया तो हमारा फाइनल वेलोसिटी बढ़ रहा है। आइए, तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। जब भी क्वेश्चन में बात कर दे कि कोई पिंड विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, मतलब कोई वस्तु या कोई साइकिल या कोई बस या कोई ट्रक या कोई ट्रेन या कोई हवाई जहाज या कोई एयरपोर्ट या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीबी या आपकी कुछ भी अगर विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो इनिशियल वेलोसिटी मार देना घपसना 0। हमसे पूछा है दूरी, यही ना पूछा है, तो तय की गई दूरी होगी। अच्छा, S बराबर फार्मूला क्या होता है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा। S बराबर U का वैल्यू क्या हो गया? 0। और 0 गुने T का मान कितना है? 5 प्लस 1/2 1/2 A का मान कितना है? 10 और गुने T का मान कितना? 5 5 का स्क्वायर हो जाती 25, क्योंकि T का स्क्वायर ये 2 से काट चला, 5 को 5 10 को 5 बार में कटेगा, 25 25 से यानी 125 मीटर, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 125 मीटर दूरी। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है ना, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, उसका भार किसके निकटतम होगा? देखो, हम एक ही बात देखो, चला एक दिन और इसी को लेकर के मैंने थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मेरे को, और लोग कहता है ना कि किसी को बोलना नहीं चाहिए, मेरी मजबूरी होती है सर किसी को कुछ बोलना। देखो यहाँ पर होता है ना कि हमने बुक में टिक कर देता, जैसे देखो ये बुक है, ये पॉलिटेक्निक का बुक है, इसमें मैंने सवाल को टिक कर देता हूँ। अब इसको उलट उलट के पढ़ाना हमको मुश्किल ना हो जाता है, तो बस हम अपना स्टाफ को एक ही बात कहते हैं, सर प्लीज़ आप एक कोई पेज में संचोरी पेज देखो, मेरे पास संचोरी पेज सर इतना मैं ला करके रख ले रहता हूँ, क्योंकि मुझे उससे नोट्स बनाना रहता है और बहुत सारी चीज़ों करना होता है। तो मैंने एक ही बात बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा ना जो मैं क्वेश्चन को टिक करता हूँ ना, उसको आप एक पेज में टाइपिंग कर दीजिए, है ना, संचेरी पेज में, अब हमको निकाल कर दे दीजिए। अब वो क्या करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक दो को गलती लिख देता है। अब ऐसा नहीं, अब देख करके लिखना है तो गलती क्यों होगा? अब मुझे दिक्कत ना होता है भाई, आना। आइए, क्या कहता है सर? हाँ, कहता है क्या निकटतम होगा, देखो यहाँ पे गौर करना, कहता है एक पिंड का द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान बोले इसका मतलब मास, एक पिंड का वजन कितना? 50 kg है, किलोग्राम मानना रे 50 kg है, ठीक नहीं। तो कहता है उसका भार, देख
कितना लोग समझ गया हो ना भाई? अच्छा देख लो पहले। अच्छा, एक पिंड का द्रव्यमान इतना है, तो अच्छा उस पिंड का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? तो 9.8 होगा। अरे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? 9.8 होगा। और जहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ 50 किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.8। आप सबको मालूम ही होगा। अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे 10 जी का मान तो 9.8 ही रखना है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का मान आप 10 लीजिए तो 10 रखना, अगर 10 नहीं दिया रहे तो 9 रखना है। हमारी बात मान लेना, चला बीबी सुंदर मिलेगी ना। अब देखो हमको क्या निकालना है? भार निकालना है। अच्छा, भार बराबर होता है mg। अब भार को ही हम लोग एक तरह से बोलते हैं बल, ठीक नो। आइए, ये भार बराबर क्या हो गया? mg। m का वैल्यू कितना है? 50। 50 गुने जी का मान कितना है? 9.8। ये पॉइंट यहाँ से घस का तो नीचे 10 आ गया। एगो जीरो से एक जीरो वाला खोपचा में 9 8 पच्चे 40 का 0 और 9 पच्चे 45। अब 45 और 5 कितना? 45 और 4 कितना? 490 न्यूटन, ठीक ना। चलिए अगला कहता है ना, देखो मैसेज छोड़ता है मेरे फ़ोन में। आइए अगला कहता है ना सर, क्या कहता है? कहता है साधारण तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो यहाँ पे गौर करना, ये कभी कभी एग्जाम में आ ही जाता है। कहेगा साधारण तुलना, ठीक ना। तुलना किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो साधारण तुलना जो होता है ना सर, वो बल आघूर्णन पे कार्य करता है, ठीक ना। बल आघूर्ण पे कार्य करता है, ठीक ना। इसी पे ना कार्य करता है। हमको भी कभी कभी याद नहीं रहता है। चला, बल आघूर्ण, ठीक ना। बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। थैंक यू, बहुत अच्छा। चला, पढ़ाते पढ़ाते नु हमको भी याद हो जाता है, ठीक ना। ऐसे तो हमको ज़्यादा कुछ खास नॉलेज है नहीं, क्योंकि नॉलेज होता तो आज हम यही नहीं होते, है ना। हमको कुछ खास नॉलेज नहीं है। चला, हाँ, एगो कहता है ना कि 40 वाट के बल्ब को 20 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा जाता है। अच्छा, जोड़ा गया है तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। देखो क्वेश्चन गौर करना, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक कहाँ से मिलेगा आंसर। और कितना टीचर में, देखो टीचर कोई बुरा नहीं होता सर, मैं हर टीचर को सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरह से टीचर ही हूँ, लेकिन अपने आप को मैंने आज तक कभी टीचर माना नहीं। टीचर मैं उस दिन मान लूँगा जिस दिन सर मेरी सपना पूरा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरा सपना है कि मतलब पटना में वो 20 मंजिला में घर बना लूँ, ऐसा मेरा सपना नहीं है सर। मेरा सपना कुछ और है। मेरा सपना है कि मतलब देश के हर कोने में सर लोग मुझे जाने, बस एक ही मेरा सपना है। मैं ऐसा कुछ अच्छा करूं भविष्य में। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि गलत करके मैं पहचान बना लूं, ऐसा नहीं। आना कहता है 40 वाट के बल्ब को 20 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे गौर करना, 40 वाट के बल्ब, अच्छा वाट के तो पावर, ठीक ना। ये क्या है? पावर। कितना पावर है इसमें? तो 40 वाट का पावर है, ठीक ना। 40 वाट का पावर है। अच्छा, कितना वोल्ट से जोड़ा जाता है? तो 220 वोल्ट, 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है, ठीक ना। 20 नहीं है, सिर्फ 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है, ठीक ना। आना फिर क्या बोला? ये ना बोला 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अच्छा, धारा क्या है? तो आई का मान पूछा है, आई बराबर वाट। आप सबको जानता होगा, फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि आर बराबर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, सबसे पहले गौर करिए, आई बराबर होता है भी बट्टा आर। आई बराबर होता है भी बट्टा आर, लेकिन यहाँ से तो हमको आर मालूम नहीं है। आई बराबर होता है भी बट्टा आर, तो जब तक हमको भी तो मालूम है लेकिन आर मालूम नहीं है, तो जब तक यहाँ से आर नहीं निकलेगा तब तक हमारा ये वाला आई नहीं निकलेगा। तो आर बराबर होता है क्या? भी स्क्वायर बट्टा पी। क्या होता है? भी स्क्वायर बट्टा पी। क्या होता है? भी स्क्वायर बट्टा पी। पी के तो पावर, शक्ति। आइए, भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 200 का स्क्वायर। अब बट्टा पी का वैल्यू कितना है? 40, यानी आर का मान इतना ही रहने दो, यानी कितना? 200 स्क्वायर बट्टा 40। यहाँ से आई बराबर भी बट्टा आर। भी का वैल्यू कितना है? तो भी का वैल्यू 200 है। आर का वैल्यू कितना है? 200 स्क्वायर बट्टा कितना? 40। ये 40 नीचे चल जाएगा, ऊपर गुना में आइएगा। ये देखो यहाँ पे 200 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 200 गुने 40। अब बट्टा ये 200 गुने 200 कर देंगे,
आएगा। एक देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गलो यानी 200 से 200 गलो खोपचा में, एगो जीरो से एगो जीरो गलो घोपचा में चला, 4 से 20 कटते 5 बार में चला, यानी आई बराबर हो जाते 1/5 चला जी। अभी 1/5 के मतलब होता है 0/2 भाई जी, यानी कितना होता है 0/2 एम्पेयर, 0/2 एम्पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ हर किसी को दिल और दिमाग में गया कि नहीं गया? अगर गया तो एक बार प्यार हो जाना चाहिए। 8 नंबर का आता है जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है। अच्छा देखो, बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करिएगा, कहीं और मत करिएगा, तभी तो कहिएगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसे जैसे करता हूँ प्यार तुमसे मेरी दगाबाजी पे। आओ कहता जब सूक्ष्म, हमारा गाना में कोई सेंस नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए मेरा गाना पे गौर मत करना, मेरा क्वेश्चन पे गौर करना, क्योंकि गाना में सेंस भले नहीं है लेकिन क्वेश्चन में बड़ा सेंस है। कहता जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है, यही ना पूछा है, बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, यहाँ पे गौर करना, देख इधर, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता घटेगी। हाँ, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी, आवर्धन क्षमता घटेगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी, आवर्धन क्षमता घटेगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी, आवर्धन क्षमता घटेगी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना जी? हाँ, आइए अगला कहता है ना, कहता है नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं? नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों से हम लोग 5 ग्रह को देख सकते हैं। नंगी आंखों से हम लोग 5 ग्रह को देख सकते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन देखो, चला जी लिखवे नहीं किया, हम 10 नंबर क्वेश्चन टिक के यहाँ पर 10 दे करके छोड़ दिया। तुमको बब्बू बच के रहना, आज मेरा मुंड ठीक है, तू भाग मना लीजिए आप। हाँ, आज मेरा मुंड बहुत अच्छा है, वरना आ जाना आपको। देखिए ना जी, आप खुद से देखिए, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, खाली 10 नंबर लिख करके छोड़ देते हैं, देखिए खुद से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। बोला है कि रेडियम का द्रव्यमान संख्या 226 एवं परमाणु संख्या 88 है। मतलब द्रव्यमान संख्या दिया वो रेडियम का होता है, द्रव्यमान संख्या 226 और द्रव्यमान संख्या 226 और परमाणु संख्या 88 है। उसके बाद क्या बन रहा है इससे, जब रेडियम परमाणु विखंडित होता है तो परिणामी परमाणु का द्रव्यमान संख्या 222 एवं परमाणु संख्या 86। मतलब जब इस पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलता है, अल्फा बीटा गामा में से कुछ निकला तो क्या बना, तो उसका जो बना उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया हुआ, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 88 था तो कितना हो गया, 86 हो गया, और 226 था तो 224 हो गया। देखिए लिखते हैं, रेडियम का था कितना था, 88 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 226, इससे क्या निकला होगा, देखते हैं क्या निकला। पहले बना क्या ही, पहले मान लीजिए एक्स बना जिसका एटॉमिक नंबर 86, एटॉमिक मास 222, इससे लिखाता है 222 हो गया। और इसका मतलब 226 से 222 हुआ, इसका मतलब एटॉमिक मास में 4 का कमी आया। और देखिए एटॉमिक नंबर में कितना का कमी आया, 88 से 86। अच्छा, अल्फ़ा कण निकलता था तो यही होता था ना कि अल्फ़ा कण जो होता है हीलियम के बराबर होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो इसका मतलब कोई चीज़ से अगर 2 और 4 निकल जाए तो जहाँ से 2 निकलेगा वहाँ 2 कम होगा, जहाँ से 4 निकलेगा वहाँ से 4 कम होगा। तो यही हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2 से कम हो गया, एटॉमिक मास 4 से कम हो गया। इसका मतलब हीलियम इससे निकला, हीलियम आयन निकला, और हीलियम आयन को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कण। तो इसका आंसर क्या हो गया कि अल्फ़ा पार्टिकल इससे निकला, एक अल्फ़ा, मतलब 2 को नहीं, अगर मान लीजिए 8 घटता, 4 की जगह 8 घटता तो 2 अल्फ़ा कण निकलता, लेकिन यहाँ 4 ही घटा है तो 1 अल्फ़ा कण निकला। इसका मतलब 1 अल्फ़ा कण क्या हो गया, इससे निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही, 1 अल्फ़ा कण निकलता है, हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर।
सभी क्वेश्चन का इसी तरह से पहले थ्योरी बताएंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा और थ्योरी भी क्लियर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है जानते हैं? न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है? प्रोटॉन भी नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहता है। तो बोला है कि किसके नाभिक में एक को न्यूट्रॉन नहीं रहेगा, किसके नाभिक में एक को न्यूट्रॉन, मतलब रहता तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, लेकिन खाली प्रोटॉन रहे न्यूट्रॉन नहीं रहे। अच्छा, ये कैसे संभव है? अच्छा, बोल दे कि इसके पूरा, मान लीजिए इमोट्री है, मोट्री के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन भी नाभिक है, तो न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन। अच्छा, बोले कि पूरा का संख्या, पूरा जो है दोनों मिला करके 5 है, और खाली प्रोटॉन जो है वो 3 अकेले है। पूरा 5 है नाभिक में और प्रोटॉन 3 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कई गो रहा होगा? 2 गो रहा होगा। अच्छा, आपको वही चीज़ बोलेगा और क्वेश्चन में, सेम उसी तरह का क्वेश्चन में न्यूट्रॉन रहे प्रोटॉन, नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। बोले कि टोटल जो है वो 3 है, टोटल जो है वो 3 है। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में जो कण है सभी का संख्या 3 है, और बोल दे कि प्रोटॉन 3 है, इसका मतलब टोटल बोलर 3 है और प्रोटॉन अकेले 3 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या रहा होगा इसके अंदर? 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं रहा होगा। तो वही हुआ कि जब एटॉमिक मास, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ के जो एटॉमिक मास बनता है, तो एटॉमिक मास का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए, इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा? पहला ऑप्शन, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बराबर किसका है? पहला नंबर हाइड्रोजन का है, यही ना हुआ। ये तो पूरा जो आता है एटॉमिक मास दिखाता है, और ये प्रोटॉन का संख्या एटॉमिक नंबर, तो दोनों बराबर है, तो हाइड्रोजन का ये होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन इसका क्या हो गया आंसर? H1 हाइड्रोजन है। ऑप्शन में दूसरा है ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम में क्या है? एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, इसका मतलब जोड़ करके 2 है, और एगो प्रोटॉन, इसका मतलब एगो न्यूट्रॉन रहा होगा। उसी तरह से ट्यूट्रियम में है कि एगो प्रोटॉन है और 3 गो नाभिक, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ के, इसका मतलब 2 गो न्यूट्रॉन रहा होगा। उसी तरह से हीलियम में है 2 गो प्रोटॉन है और टोटल जोड़ के 4 गो है, इसका मतलब 2 गो न्यूट्रॉन रहा होगा। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.01 मोलर है, तो इस बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण ज्ञात करें। मतलब सांद्रण में समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा। इसका पहले सबसे पहले फार्मूला जानिए, थ्योरम जानिए कि हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, इसको OH आयन को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। दोनों को जब गुना कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण को गुना कीजिएगा, तो 10 के पावर -14 के बराबर होता है। समझे? हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण को गुना कीजिए, 10 के पावर -14 आता है, मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रण में कंसंट्रेशन का मात्रा को गुना कीजिएगा तो। अच्छा, आपको क्या दिया है? बोला कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन H+ आयन दे दिया है आपको। हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है ना 0.01 मोलर, इसका मतलब 10 के पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं? समझो के बाद 2 0 तो 10 के पावर -2 मोलर। अच्छा, H+ आयन का मान 10/2। अच्छा, यहाँ इस इक्वेशन में अगर ये बात चीज़ रख दिया जाए तो नहीं हो जाएगा। H+ आयन के जगह 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 गुने OH आयन हमको निकालना है, तो OH आयन वैसे लिख दीजिए इक्वल टू 10 के पावर -14, तो 10 के पावर -14। अच्छा, इधर 10 के पावर -2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, तो OH आयन बराबर होगा 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -2। अच्छा, भागा में है तो क्या होता है? घटता है, तो -10 14 में से -2 गया तो कितना बचेगा? 10 के पावर -12। तो OH माइनस आयन का सांद्रण क्या हो गया? 10 के पावर 12 मोलर। ये हो गया आपका आंसर, OH हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, 10 के पावर 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 4, ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होता है। मतलब एक गैस जो है
हाइड्रोजन से 1/5, मतलब अगर हाइड्रोजन 1 हो रहा है ना विसरण दर, हाइड्रोजन विसरित माने फैलना, हमारा ऐसे सिलेंडर से गैस जब लीक होता है तो कैसे होता है, फैल जाता है, सगरों फैल जाता है और खुशबू आता है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस मान लीजिए हाइड्रोजन सिलेंडर खुलता है तो कहीं और फैल जाता है, उसका खुशबू धीरे धीरे तो मतलब वही होता है कि उसका विसरण दर, विसरण के कारण, उसमें विसरण का जो गुण होता है उसी कारण हम लोग कहीं और से खुशबू आ जाता है गैस सिलेंडर का। तो वही बोला कि हाइड्रोजन का विसरण दर, मतलब हाइड्रोजन का विसरण रेट अगर 1 है तो वो जो एक और अननोन जिसका निकालना है उसका 1/5 होगा, उसका मतलब आधा, मतलब 1/5 भाग। तो वही दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का अगर 1 है तो उसका 1/5 है, तो बताइए कि उसका एटॉमिक नंबर, अणुभार क्या है। तो इसका एक फार्मूला होता है, थ्योरम होता है, जो बताते हैं आपको। थ्योरम होता है कि विसरण दर, किसी भी गैस का विसरण दर, विसरण सिर्फ गैस में ही होता है, ठीक है। विसरण दर जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर अनुभार के बराबर होता है। मतलब विसरण दर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/अनुभार। अनुभार जानते हैं, एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, विसरण दर, अच्छा बोला क्या है, गैस मान लीजिए X गैस है, X गैस का विसरण दर बटा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस 2 लिखते हैं, H2 गैस का विसरण दर। अच्छा क्या बोले थे, विसरण दर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2√अंडर। तो रूट लिख लीजिए पहले, अब बटा में X गैस का लिखना है तो क्या लिखाएगा, उसका अनुभार तो हमको नहीं पता है, तो अनुभार तो मान लीजिए इसका अनुभार A है। अच्छा, हाइड्रोजन का अगर नीचे है तो इसका लिखना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब H2 अनुभार 2 बराबर इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा। उसके बाद देखिए इसका हाइड्रोजन का 1/5, मतलब अगर हाइड्रोजन का 5 ले तो इसका 1/5 माने 5 का 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है, 5 का 1/5 5 होता, 1 होता है 1, 5 का 1/5, मतलब अगर हाइड्रोजन का हम लोग 5 ले लें, हाइड्रोजन का अगर 5 ले लें विसरण दर, तो इस गैस का क्या हो जाएगा 1 बराबर √अंडर 2/A। इधर रूट है, अगर स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर बराबर 1/2/A, 2 है ना, 2/A। ये 5 का स्क्वायर कितना 25, इस A को इधर भेज दो, इस 5 को इधर भेज दो, गुना कर दो, तो A बराबर कितना आ गया 25 गुना 2, 25 दूना 50, तो A का वैल्यू आपका 50 आ गया। एटॉमिक नंबर, इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है X गैस का, जो नॉन गैस का दिया हुआ था, उसका एटॉमिक मास कितना है 50 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि STP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। मतलब STP जानते हैं ना, साधारण ताप और दाब, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। STP कितना लीटर है 44.8 लीटर। STP पर 44.8 लीटर। अच्छा, कोई भी गैस या कोई भी द्रव STP पर, अगर नोट लिखिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, बाद में अगर काम आएगा। किसी भी गैस का या द्रव का
एसटीपी पर, किसी भी गैस या द्रव का एसटीपी पर 22.4 लीटर उसके 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। लिख लिया ना कि किसी भी गैस या द्रव के एसटीपी पर 22.4 लीटर उसके 1 मोल के बराबर। अच्छा, 22.4 नहीं है, कितना है? 44.8 है। इसका मतलब इसका ही 2 गुना है। तो इसका मतलब कितना मोल रहा होगा? 2 मोल रहा होगा। 2 मोल अगर ऑप्शन में है तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? 2 मोल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये फार्मूला याद रखिए, चीज़ याद रखिए कि एसटीपी पर अगर कोई चीज़ 22.4 लीटर तो उसका 1 मोल होता है। अच्छा, ये तो है इतना, तब ठीक है। अगर ये रह जाता 67.2 तो जानते हैं 3 मोल के बराबर हो जाता, 67.2, कहा कि इसका 3 गुना ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर खाली 2 गुना नहीं 3 गुना भी पूछे, 4 गुना पूछे, 5 गुना पूछे, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोल रहा है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। मतलब जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो बना था ना, आवर्त सारणी बनाने में बहुत सारा वैज्ञानिक अपना अपना नियम दिया कि कैसे उसमें एलिमेंट सजाना। मतलब आवर्त सारणी में देखते कितना सारा एलिमेंट रहता, बहुत सारा एलिमेंट रहता था। बहुत सारा एलिमेंट को सजाने के लिए सब साइंटिस्ट अपना अपना नियम दिया। बोला किसी को इस तरह से सजाओ, कोई बोला इस तरह से सजाओ। उसी तरह से एक मेंडलीफ है। मेंडलीफ साहब बोले ना कि अगर तत्व को, एलिमेंट को उसके परमाणु भार, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार, मेंडलीफ साहब बोले कि परमाणु भार के हिसाब से अगर सजाया जाए पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीफ के नियम के अनुसार परमाणु भार से सजाया जाए। मतलब जो टेबल बनता है उसमें अभी जो है, अभी मेंडलीफ नहीं, अभी मोसले का है, अभी जो है वो मोसले का है। और अभी जो बना हुआ है वो एटॉमिक नंबर पर बना हुआ है। अभी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ। एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो पहले, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो बाद में। लेकिन मेंडलीफ जो था वो बोला, इससे पहले आया था, वो बोला था ना कि इसका एटॉमिक मास के हिसाब पे बनाया जाए, मतलब परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाया जाए। तो मेंडलीफ का नियम ये कहता है कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किसी भी तत्व को पीरियोडिक टेबल में सजाया जाए। तो कौन सा ऑप्शन है इसके नियम के अनुसार? परमाणु द्रव्यमान बी ऑप्शन सही हो गया। परमाणु संख्या का कौन बोला था? ये मोसले बोला था। ऑप्शन ए है जो मोसले के लिए है। मतलब पर मोसले का बोले तो बोलिएगा परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया था, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग सजाया था। परमाणु आयतन भी तो गलत है, परमाणु घनत्व भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मेडली बोला था कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाइए, एलिमेंट अरेंज हो जाएगा अपना ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया? अच्छा, नाभिकीय विखंडन जानते हैं? नाभिकीय विखंडन परमाणु विस्फोट जो होता है, वो नाभिकीय विखंडन का एक प्रक्रिया होता है। उसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। तो नाभिकीय विखंडन कौन सा एलिमेंट करता है? नाभिकीय विखंडन सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है। रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व के कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय ये तो रेडियो एक्टिव तत्व के कारण नाभिकीय विखंडन। अच्छा, नाभिकीय विखंडन में जानते हैं क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो नाभिकीय विखंडन तो पहले तो अगर रेडियो एक्टिव तत्व पर होता है, उसके बाद रिएक्शन में ऊर्जा भी निकलता है। तो इस तरह का ऑप्शन
किस किस ऑप्शन में, मतलब इस तरह का जो बात है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए और उससे ऊर्जा निकलना चाहिए, कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला में है OH आयन और H+ आयन और OH आयन से वाटर बना, तो यहाँ ऊर्जा निकला ना, हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है ना OH रेडियो एक्टिव है, तो इसमें ये तो नाभिकीय विखंडन हुआ ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये चीज़ जान लीजिए, यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसमें क्या हुआ है, नाभिकीय विखंडन हुआ है क्योंकि इसमें ऊर्जा निकला है और 2 एलिमेंट बना भी है, मतलब टूट के बड़ा वाला टूट के छोटा बना और उससे ऊर्जा भी निकला, तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद सी ऑप्शन में ऊर्जा तो निकला है लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नहीं ना है, तो ये ऑप्शन आपका सी भी गलत। और डी में तो ऊर्जा निकला ही नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका सही है, यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसका क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कोई तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना है, 13, एटॉमिक नंबर 13 है तो उसका कौन सा आवर्त में होगा, क्या यही नहीं पूछा क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 13 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जो संयोग कर सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो बाहरी कक्षा बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पाया जाता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 13, इसका अगर देखिए 13 कैसे लिखाएगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकाला जाए 13 का तो कैसे होता है, पहले 1s लिखाता है, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s आता है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, उसके बाद 2p आता है, 2s के बाद 2p आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जानते ही होंगे आप लोग, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया 6 और 4 10, अब कितना आएगा 3 और, तो 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s में 1, उसके बाद फिर 3s के बाद 3p आता है, तो ये तो हो गया 11, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक क्या हो गया 11 और यहाँ 13 लाना था, यहाँ पर 2 बचा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं अभी हम बताएं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। है कितना, बाह्यतम कक्षा तीसरा कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या s में 1 p में 2, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसका बाह्यतम कक्षा में है और वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। आयनन क्षमता लिख देते हैं ऑर्डर में, किस ऑर्डर, किसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, किसका बीच में होता है, इस बारे में बताते हैं। तो आयनन क्षमता जो होता है ना, अल्फा कण में सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर लिख देते हैं आयनन क्षमता। आयनन क्षमता किसे कहते हैं, आयन बना देने का क्षमता, मतलब कोई न्यूट्रल एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, उसको ऑक्सीजन को कर दे अगर O- में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और उसके बाद O2- कर दे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 एटम तो 4 इलेक्ट्रॉन, O2 कर दे, तब इसको क्या बोलते हैं, आयनन करने का क्षमता। तो वही बोल रहा है कि आयनन करने का क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ये जानते हैं ऑर्डर आयनन क्षमता क्या होता है, थ्योरी वाला क्लास में किए हैं, अगर आप लोग SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे होंगे तब तो पढ़वे किए होंगे। आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा जानते हैं अल्फा कण का होता है, अल्फा कण का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीटा कण का होता है, उसके बाद गामा कण का होता है। मतलब आयन बना देने की क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा कण में होता है, उसके बाद बीटा कण में होता है, उसके बाद गामा कण में। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, अल्फा किरणों में, अल्फा कण या किरण जो भी बोलिए, अल्फा किरण में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, कोई परमाणु
लिखा है कोई परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 238, एटॉमिक नंबर कोई परमाणु ए है जिसका एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 238। उसके बाद बोल रहा है कि बी बन जाता है 90 और 230, मतलब बी है 90 बनता है और एटॉमिक मास 230। इसका थ्योरी पहला क्वेश्चन देखिएगा ना, उससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे हैं तो पहला क्वेश्चन पे जाइए, उसका थ्योरी देखिए, उसके बाद बनेगा। अच्छा, इसका एटॉमिक मास कितना है 238, अब कितना रह गया 230, इसका मतलब 8 का कमी हुआ। क्या आया इसमें, जो आया वो 8 का कमी आया, एटॉमिक मास में 8 का कमी, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आया है। अच्छा, 8 का कमी, इसका मतलब एक अल्फा कण जब निकलता है, तो उसमें बताए थे कि अल्फा कण जब निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक मास में 4 का कमी, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी। इसका मतलब 8 का कमी एटॉमिक मास में आया, इसका मतलब 2 अल्फा कण जरूर निकला होगा, 2 अल्फा कण निकला होगा, 2 अल्फा कण निकला होगा। 2 अल्फा कण निकलने के कारण क्या हुआ होगा, इससे जब 2 अल्फा कण निकला होगा, मान लो 238 है, इससे 2 अल्फा कण निकला होगा -2 अल्फा, तो ये जानते क्या होगा, मान लो सी बना होगा, अभी यहाँ नहीं पहुँचे, पहले बीच में कुछ हुआ होगा, फिर से 2 रिएक्शन हुआ, इसमें देखने से ही लग रहा है कि 2 रिएक्शन होगा, 92 से 90 आया है। अल्फा कण जब निकला होगा तो क्या हो गया, सी बना होगा, तो इसका 90 है, तो 90 से अगर एक अल्फा कण तो 92 होता, 2 घटता, लेकिन यहाँ 2 मतलब इसका 88 हो गया, 2 अल्फा कण मतलब 4 एटॉमिक नंबर कम हुआ, एटॉमिक मास में कितना कम हुआ 8 का कमी, इसका मतलब 238। लेकिन यहाँ क्या है 90, इसका मतलब जानते हैं बीटा कण, एक नियम प्रॉपर्टी होता है बीटा कण का, बीटा कण के बारे में वही वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो का सबसे शुरुआत में, कि बीटा कण जो होता है वो एक बीटा कण अगर निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का वृद्धि होता है। यहाँ क्या है 88, यहाँ क्या हो गया 90, इसका मतलब 2 बीटा कण निकला है तब 88 से 90 हुआ है, लेकिन एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो एटॉमिक मास 38 है ना, तो इसका क्या हो गया 8, एटॉमिक नंबर 2 अल्फा के कारण 88 हुआ, तो एटॉमिक मास भी 2 अल्फा के कारण 4 8 में कमी आएगा, मतलब 38 से 30 हो जाएगा। अब देखिए एटॉमिक मास में बीटा कण निकलने से कोई कमी नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है 1 से बढ़ जाता है, इसका मतलब 2 बीटा कण इसमें क्या हो गया ऐड हो गया, तो इससे 2 बीटा कण निकला, और 2 बीटा कण निकलने के कारण इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 90 हो गया, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया। इससे क्या पता चला कि 2 अल्फा कण निकला और 2 बीटा कण निकला, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 2 अल्फा कण और 2 बीटा कण। आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मेरे ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अनुद्रव्यमान जिसका 40 होता है, लिख लीजिए साइड में, जब बता दिया है तो लिख लीजिए NaOH का एटॉमिक मास ऐसे लिख सकते हैं 40। बोल रहा है को जल में घुलाकर 250 मिलीलीटर बिलियन तैयार करने में बिलियन का मोलरता क्या, मतलब मोलरता निकालना है, m का वैल्यू, मोलरता जानते किसको बोलते हैं, ऊपर में होता है नंबर ऑफ मोल, बटा 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, मतलब मोलरता होता कितना मोल, 1 लीटर बिलियन में कितना मोल है। अच्छा, एटॉमिक इसका मास दिए द्रव्यमान, ये लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम, बताते बढ़िया से। कितना ग्राम दिया है 8 ग्राम, 8 ग्राम ने है 8 ग्राम NaOH, मतलब 8 ग्राम, तो इसका मोल निकालना है, मोल निकालने जानते हैं ना, 8 ग्राम दिया है, एटॉमिक नंबर 8 ग्राम दिया, एटॉमिक
मास, अनुभार से मतलब आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान से भाग देंगे तो कितना होगा, 40 से भाग देंगे, इसका मोल निकल जाएगा कई बार में, 5 बार में। इसका मतलब ये 1/5 मोल है। अच्छा, बिलियन का मात्रा कितना, 250 ml, मतलब 250 ml में 1/5 मोल। अब मोलरता जो होता है 1 लीटर में होता है, इसका मतलब 250 ml में 1/5 मोल। इसको 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इसको गुना किए तो 4 से गुना किए तो 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो इसको भी 4 से गुना कीजिएगा, 4/5 मोल। इसका मतलब 1 लीटर में 4/5 मोल। तो इसका क्या हो गया, मोलरिटी, मतलब मोलरिटी एम का जो वैल्यू आया इसका 4/5 आया। और 4/5 को अगर दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 0 देंगे 40 हो जाएगा, 8 बार में 0.8 मोलर, ये हो गया। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही, 0.08 ए, तो 30 मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ए सही। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन अलग अलग थ्योरम पर बेस्ड रहेगा, और थ्योरी जानिएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा ज़रूर बनेगा। जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमेशा आप बना लीजिएगा, इस तरह से बताया जाता है। अच्छा, बोला हुआ पीएच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, मतलब पीएच निकालना जानते हैं, किसी बिलियन का पीएच अगर निकालना होता है, पीएच जानते क्या होता है, पहले माइनस निगेटिव लॉग होता है H+ आयन का, H+ आयन का निगेटिव लॉग बेस 10 होता है। इसमें जानते क्या होता है, E- अगर यहाँ है तो E- यहाँ भी जाता है। अगर E-1 मान लीजिए, माइनस नहीं -1 है, 1 से गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। E-1 अगर यहाँ भेज दें तो यहाँ क्या बचेगा, +1 बचेगा। तब pH बराबर E हो गया कुछ नहीं, तो लॉग बचा, माइनस चला गया, और बेस 10, और H+ जो है इसके ऊपर क्या आ गया, -1 चार्ज आ गया। अच्छा, किसी पर भी -1 चार्ज आता है, मतलब 5 पे पावर -1 आता है, 5 पे पावर -1 आता है, इसको क्या लिखते हैं, 1/5। 10 पर पावर -1 आता है, 1/10। इसका मतलब H+ पर पावर -1 है, मतलब 1/H+ है। तो pH वैल्यू, pH बराबर लॉग बेस 10 1/H+ हो गया कि नहीं। ये ऑप्शन आपका है, मिल रहा है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, pH बराबर लॉग 1/H+, 1/H+। बेस 10 तो नहीं भी डालिएगा तो छुपा हुआ रहता है, लॉग का बेस 10 होता है, ये छुपा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक बंधन दोनों वर्तमान है। मतलब सहसंयोजक बंधन और आयनिक। सहसंयोजक बंधन मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना हुआ, मतलब कि जो बंधन बनता है उसे सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। मतलब आदान प्रदान से जो बनता है, एगो आदान प्रदान और एगो जो हुआ साझा करने से बना। साझा करने का मतलब समझते हैं ना, साझा करने का मतलब जिसमें हमको काम रहा, मान लीजिए 1 आदमी 2 आदमी, साझा करने का मतलब हुआ कि हमको जिसमें काम रहेगा तो आप हमको दे देना, और आपको जिसमें काम पड़ेगा हम आपको दे देंगे, ये हुआ साझा करना। और एक होता है कि डायरेक्ट छोड़ देना, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन पर प्लस, मतलब हाइड्रोजन एगो ही रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, O2 2-, ऑक्सीजन पर 2-। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये हो गया आयन। इसी तरह से बोला आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। पहला ऑप्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CCl4 जानते कैसे बनता है, CCl
4 इधर बनाते हैं। CCl4 बनता है, कार्बन बीच में रहता है, क्लोरीन इधर आता है, क्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, और ऊपर भी क्लोरीन रहता है। तो इसमें जानते हैं क्या है, इसमें जो है सहसंयोजी बंधन है, सिर्फ सहसंयोजी, मतलब साझा करने से बना हुआ है। मतलब इसको जब काम पड़ा तो इससे ले लिया, इसको जब काम पड़ा तो इससे, मतलब कार्बन का 4 को चाहिए तो 4 को इधर से चारों से मांग ले को, और इसको एगो चाहिए होता तो एगो कार्बन से मांग लिया। ये सहसंयोजी बंधन है। अगला क्या है, अगला है CaCl2। CaCl2 जानते क्या होता है, Ca2 प्लस Cl2 माइनस Cl-1 होता है। अब वही 2 को क्लोरीन, मतलब 2 लिखा हुआ ना, तो 2 क्लोरीन तो माइनस 2 यहाँ और प्लस 2, इसका मतलब कंपनसेट हो जाता है। इस तरह का जो आयन बनता है इसको जानते क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। आयन से मतलब ये भी आयन, ये आयन, इस तरह से जो बनता है इसको आयनिक बंधन बोलते हैं। तो बोलता है कि दोनों होना चाहिए, सहसंयोजी और आयनिक बंधन। इसमें सिर्फ सहसंयोजी था, इसमें सिर्फ आयनिक था। तीसरा देखते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का फार्मूला तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट मार देगा CaCO3। तो देखिए Ca, इसका Ca का क्या होता है 2 प्लस, CaCO3 का अगर तोड़िएगा ई बनेगा Ca2 प्लस CO3 2 माइनस होता है। ये क्या हो गया, आयनिक हो गया। ई भी आयन, इस आयन मिल करके क्या बनाता है, CaCO3। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन किस तरह से है, कार्बन है, ऑक्सीजन जो है ना इससे मिल के बना हुआ है। ऑक्सीजन एक इधर, एक इधर, और एक ऑक्सीजन इधर, 2 माइनस, इसका मतलब डबल बॉन्ड लगा कैसे है, और डबल बॉन्ड लगा के माइनस, मतलब डबल बॉन्ड लगा लिया तो माइनस हो गया, -1। ये इसका, तो इसमें जानते हैं ये जो बॉन्ड बना है साझा करने से बना है। इसको जिस समय जरूरत था ये दिया, और इसको जिस समय जरूरत था ये दिया। इसका मतलब साझा करने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंधन। तो इसमें एगो तो आयनिक यहाँ हो गया, और इसके अंदर जो है सहसंयोजी बंधन। इसका मतलब दोनों तरह का इसमें बंधन पाया गया। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगर डी, H2O, वाटर का जानता कैसे बनता है, H2O वाटर जो बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है बीच में ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ चार्ज रहता है जो बचा हुआ, ये हाइड्रोजन है। तो इसमें तो सिर्फ वही बना हुआ है, इसमें कोई आयनिक चार्ज नहीं, मतलब आयन से नहीं बना हुआ तो आयनिक बंधन नहीं है। ये ऑप्शन ये आपका गलत। एक और क्वेश्चन है कि रेडियम के नाभिक में होते हैं। रेडियम का फार्मूला जानते हैं कितना होता है, रेडियम अभी बताए थे। सबसे पहला क्वेश्चन 200, एटॉमिक नंबर जो होता है 88, एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन बताना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, रेडियम का आर होता है। न्यूट्रॉन निकलता है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकलेगा, 226 में से अगर 88 घटाइएगा, 226 में से 88 घटाइएगा इक्वल टू कितना हो गया, 16 में से 8 गया, 226 में से 88, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 138, इसका मतलब 138। तो 138 क्या है, न्यूट्रॉन है। और जो प्रोटॉन का संख्या जो होता है वो यही होता है एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितना हुआ 88, यही आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही, कहाँ क्या जी, 138 और 88 प्रोटॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग रेगुलर रहिए, आगे आप लोग का मैथ आ रहा है, आप लोग मैथ ध्यान से कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
चलिए आइए सर, हम लोग मैथ की ओर तांडव करते हैं। मैथ का आता है ना क्या, देखो मार्कर दो, मार्कर भी फेंक दिए, मारे मुँह हाथ तोड़ देंगे, दो मार्कर। इसको थोड़ा सा 10 नंबर क्वेश्चन अगर है तो उसको खोज करके दीजिए बुक में। वो कहाँ गया, प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन छाटे थे, उसको देखिए खोज करके बता देंगे कहाँ गया। वो वाला प्रकाशन था ना जी, नयका वाला बुक में होगा, देखिए ना, हाँ उसी से छाटे थे। आइए, हाँ आप देखिए थोड़ा सा मैथ की ओर तांडव करते हैं। सर मैथ का आता है नू कि तुमसे डरेंगे नहीं, क्या करेंगे, डरेंगे नहीं, हम कहते हैं थोड़ा डरा के रहेंगे। देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन कहता है ना, पता है क्या कहता है, जो कल पढ़ाए थे यानी प्रॉफिट और लॉस वाला जो मेरा क्लास पढ़ा होगा ना, पहला क्लास, ये वाला क्वेश्चन को ना चटनिया की तरह चटा दिया होगा, क्योंकि लग रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे जी। क्या सेम टू सेम क्वेश्चन था कल का? हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है सर, कल जो क्वेश्चन पढ़ाए थे प्रॉफिट और लॉस से सेम टू सेम क्वेश्चन अब मैथ का आज का पहला क्वेश्चन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सर कि इसका कमेंट में आप सब जवाब दें प्लीज़ सर, प्लीज़ गुरुजी। बोल बे, गुरुजी तक का तोरार के हम दर्जा दे दिए, लगता है ना चिल्ला। सच में हम आज तक का ना, हमको ऑफलाइन में जितना मज़ा आता है ना पढ़ाने में, उतना मज़ा हमको ऑफलाइन में नहीं आता है। ऑफलाइन में क्या है ना कि मोहतरमा उन्हें बैठल रहेगी, नहीं बैठल रहेगा, सर बाप पढ़ेगा कि आधार नज़र उन्हें देगा, इसलिए हमारा क्लास में नू दम भर पीटते हैं, हाँ दम भर मारते हैं आना ऑफलाइन क्लास में नू चला। इसलिए मैंने आज तक कहीं प्रमोशन नहीं करता हूँ ना ऑफलाइन का, लेकिन आज प्रमोशन कर देता हूँ। ऑफलाइन जिनको पढ़ना है वो पटना में आवे, कंकड़ बाग है ना, वहाँ पे आइएगा, किसी से पूछिएगा एसके साइंस क्लासेस का नाम आपको बता देगा। आइए, कहता है क्या जी कि रमेश 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगा? ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ, हमको तो लाज बढ़ रहा है। अरे प्रॉफिट और लॉस जो नहीं पढ़ा है ना, जाकर के सबसे पहले पढ़ लो। प्रॉफिट और लॉस में सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने करवाया था, जाकर के देख लेना, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना चिला जी, पता है क्या कहते हैं, जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते ख़त्म हो जाएगा ये जिंदगी। आइए देखिए, इसका नहीं टाइपिंग है तो जैसे सब क्वेश्चन देखिए सही सही रहेगा। कहता है क्या सर, 2 नंबर कि एक घन की विकर्ण 6√3 है तो घन की संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर होगा। अच्छा देखिए, अच्छा घन का विकर्ण हमको मालूम है, ठीक ना, घन का विकर्ण कितना मालूम है, तो 6√3, 6√3 क्या है, घन का विकर्ण। अच्छा सबसे पहले घन का भुजा बता दो, तो घन का भुजा कितना हो जाएगा, तब विकर्ण में √3 से भाग दे दो, तो √3 से √3 गला खोपचा में तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो घन का भुजा कितना हो गया, 6। पूछा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पूछा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 6 भुजा हमारा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी 6 गुने 36, 6 छक 36 और 36 18, यानी 216। किसी प्रकार की दिक्कत? आइए अगला कहता है ना 3 नंबर कि 2 घनों की आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ, 8:27 का अनुपात है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे गौर करिएगा, 2 घन के आयतनों का अनुपात, तो पहला घन का आयतन, पहला घन का आयतन बट्टा दूसरा घन का आयतन। अब गौर करिएगा, पहला घन का आयतन बट्टा दूसरा घन का आयतन दिया हुआ है कितना, पहला घन का आयतन और दूसरे 2 घनों का आयतन का अनुपात 8:27 है, यानी पहला घन का आयतन और दूसरा घन के आयतन का अनुपात 8:27 है, ठीक ना। पहला घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ 8:27, तो 8:27 पहला घन का आयतन को ए मान लो, दूसरा घन का आयतन को A2 मान लो, और घन का आयतन होता है भुजा Q। क्या होता है, घन का आयतन भुजा Q। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 का Q और यहाँ पे 27 को 3 का Q, ये हो जाएगा A1 बट्टा A2
है ना, A1/A2, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। देखो ये वाला Q, ये वाला Q, ये वाला Q गला खोपचा में चला, यानी ये वाला हो गया 2/3, यानी A1/A2, यानी हमारा हो गया 2:3 का अनुपात में, ये भुजा का अनुपात हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, भुजा का अनुपात। तो जब दो घनों के आयतन का अनुपात मालूम रहे तो भुजा का स्क्वायर अनुपात निकालने के लिए काम करेंगे। अगर भुजा का आयतन दिया रहे और घन का आयतन पूछे तो सिर्फ इस पर Q कर देना है, ठीक ना। समझ गया ना मेरे बात को कि नहीं समझा? कारा गुरु जी समझ गए। तो सब समझदारी तो सबके पास तो है ही है, कभी कभी बुड़बक जैसा कर लेते हैं कि। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला देखिए सर, अगला का आता है ना 4 नंबर, थोड़ा सा गौर करिएगा क्वेश्चन पे। एकदम पूरा थक जाते हैं सर। इसलिए थक जाते हैं ना कि दिन भर पहले 12 बजे तक उधर से ऑफलाइन क्लास लेकर के आते हैं दिन में, फिर ये सब जो वीडियो बनता है ना सर, ये बनता है आपको जा कर के 12-1 बजे से, फिर हमको 4 बजे नहीं 5 बजे से फिर हमारा ऑफलाइन क्लास हो जाता है। आइए कहता है एक गोले का आयतन पहले से 8 गुना हो जाता है तो उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई। अब यहाँ पे गौर करना, एक गोले का आयतन तो पहले गोले का आयतन, अच्छा पहले गोले का आयतन, पहले गोले के आयतन का कितना गुना कर दिया जाता है, कहता है एक गोले का आयतन पहले से 8 गुना कर दिया जाता है। तो एक गोले का पहले गोले का आयतन अब दूसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो पहले गोले से 8 गुना, यानी हो जाएगा आपका दूसरे गोले का आयतन। यहाँ पे गौर करना, देखो एक पहले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पहले गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन अब जो नया गोला बना ना उसमें 8 गुना हो गया पहले गोले का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। यहाँ पे R1 कर दो तो यहाँ पे R2 का Q कर दो, है ना, क्योंकि ये पहला गोला ये दूसरा गोला, तो पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, ठीक ना। तो पहले गोले का आयतन था 4/3 पाई R1 का Q, अब दूसरे गोला जो बनेगा वो पहले का 8 गुना, अगर ये 2 है तो ये 8 दूनी 16 होगा, ठीक ना, अगर ये 10 है तो ये 80 होगा, ठीक ना। आइएगा यहाँ पे 4/3 से 4/3 गला खोपचा में, पाई से पाई गला घोपचा में, यहाँ पे बच गया R1 का Q बराबर 8 गुने R2 का Q, ये वाला R2 का Q, ये R1 का Q बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 का Q, और गुने कितना R2 का Q, ये वाला इसको लिख सकते हैं R1 का Q बराबर, इसको क्या लिखेंगे तो R1 सॉरी ये 2 गुने R2, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने R2 का होल Q, क्योंकि यहाँ भी Q यहाँ भी Q, ये Q से Q गला खोपचा में, R1 बराबर 2 R2, है ना, यानी कि पहले से कितना गुना हो गया तो 2 गुना, यानी कितना हो गया, पहले त्रिज्या R1 था अब दूसरे त्रिज्या क्या हो गया, पहले त्रिज्या का 2 गुना, यानी कितना हो गया त्रिज्या सर, तो त्रिज्या कितनी कर दी जाएगी, तो त्रिज्या दुगनी कर दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला 5 नंबर का आता है ना, R सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले ठोस को छीलकर एक घन बनाना है। इस प्रकार बने बड़े से बड़े घन की एक भुजा का मान होगा। हाँ क्वेश्चन को देखो नहीं समझा होगा, हम समझाते हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो है ना वो किताब की भाषा में, लेकिन हम समझाते हैं तुरार के अपना भाषा में। अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है ना गुरुजी कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले ठोस को छीलकर, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले ठोस को छीलकर एक घन बनाना है। अच्छा अब यहाँ पे गौर करना, अब ये घन बनाना है अर्ध व्यास वाले, तो अर्ध व्यास वाले ठोस को छीलकर घन बनाना है। इस प्रकार बने
बड़े से बड़े घन की भुजा का मान होगा, यहाँ पे गौर करना। अच्छा, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले ठोस को छीलकर क्या बोला, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले, मतलब आधा व्यास, कितना, आधा व्यास। तो घन का विकर्ण जो होगा, वो जो आधा व्यास होगा, वो आधा इस प्रकार से होगा, तो वो गोले का ना शेप बनेगा, तो वो जो होगा गोले का व्यास के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। गोले के व्यास का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब वो अर्ध गोला जो है ना, वो अर्ध गोला जो है ना, वो व्यास है ना, आधे गोला नु है रे, तो गोले के व्यास के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना, घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है a√3 बराबर गोले का व्यास। तो अच्छा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो आर और आर कितना है यार, 2r आइएगा। यहाँ से क्या है सर, हमको a का वैल्यू मालूम है ना। अच्छा, a का वैल्यू पूछबे किया है, तो भुजा का मान होगा, आइए, ये हमारा √3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो a बराबर 2r बट्टा √3, यही क्या हो गया आंसर। बात नहीं बुझाया तुरार के, नहीं बुझाया, अगर नहीं बुझाया तो देखिए मेरा भाषा में समझिए। कह रहा था क्या कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस को छीलकर एक घन बनाना है। इस प्रकार बने बड़े से बड़े घन की भुजा का मान होगा। इसका मतलब घन का विकर्ण और उस अर्ध गोले के व्यास की क्या होगा, बराबर होगा। तो घन का विकर्ण होता है भुजा √3 और गोले का व्यास कितना हो जाएगा, आर और आर आधा, एक त्रिज्या 2 त्रिज्या के बराबर होता है व्यास। तो यानी यहाँ पे होता है घन का विकर्ण होता है a√3, यहाँ पर ए हमको भुजा पूछा है, तो ए बराबर हो जाएगा 2r बट्टा √3। किसी प्रकार की दिक्कत उम्मीद करता हूँ नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो फिर शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक नू। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। 6 नंबर और 7 नंबर जो है ना सर, वो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं देखोगे ना तो प्यार हो जाएगा सर, थोड़ा सा आगे कहता है ना, बिंदुओं a sin थीटा, कुछ है नहीं, बड़ा हल्का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करिएगा। कहता है बिंदुओं a sin थीटा, अच्छा एक बिंदु a है, ये वाला है a sin थीटा कॉमा a cos थीटा, और ये वाला बिंदु b है, ये वाला है a cos थीटा कॉमा क्या है, -a sin थीटा। हमसे पूछा है बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ पे गौर करिए, ये a है, ये b है। अगर ये x1, y1 होता है, ये वाला x2, y2 होता है, जब इसका बीच का दूरी निकालते हैं हम लोग, a b निकालते हैं दूरी, तब फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी x का रिलेशन x वाले के साथ, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आइए, ये x1, y1, तो ये जो a sin थीटा है वो x1 का जगह लेगा, ये वाला a cos थीटा जो है वो y1 का जगह लेगा, a cos थीटा ये आपका x2 का जगह लेगा, ये वाला आपका y2 का जगह लेगा। तब ए बी बराबर क्या होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x1 के जगह ये और x2 का जगह ये, तो ये वाला हो जाएगा a sin थीटा - a cos थीटा का होल स्क्वायर। आइएगा प्लस यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, y1 - y2, तो y1 का वैल्यू कितना है, a cos थीटा, अब माइनस, अब पहले से भी माइनस है, तो माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। नहीं बात समझा, देखो y1 - y2, तो y1 का वैल्यू ये वाला और y2 का वैल्यू यहाँ पर है -a sin थीटा, तो पहले से यहाँ पर देखोगे तो माइनस होबे करेगा, यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन y2 का भी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में कर देंगे। आइए, अच्छा इसको तोड़िए देंगे, ये माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस, तो इसको हटा करके क्या कर दो, प्लस। आइएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, ये ए बी बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू ए साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा आइएगा प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कहे तो क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस देंगे क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ये वाला हो जाएगा ए 2 ए कॉस थीटा गुने ए साइन थीटा। आइए अब यहाँ पे गौर करिएगा, एक बात को थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिएगा, इसको एकदम एक साथ लिखना है ठीक ना। किसको देखो इसको ए साइन स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस ये वाला प्लस में गला खोपचा में चला देखो माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इससे ये गला गला खोपचा में। अब बात इतना ही तक समाप्त हो गया। ये वाला ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे देखिए ये रूट अंडर यहाँ पे यहाँ में क्या कॉमन तो यहाँ 2 है यहाँ भी 2 ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लो अंदर में बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है 1 तो ये हो गया 2 ए स्क्वायर गुने कितना 1 2 ए स्क्वायर गुने कितना 1 तो 2 ए स्क्वायर सिर्फ बचेगा 2 ए स्क्वायर बचेगा ये वाला ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ए रूट 2। आंसर हो गया ए रूट 2 ऑप्शन में दे रहा है ए रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर ए रूट 2। किसी प्रकार की दिक्कत ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने का था 7.1 क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ने का था लेकिन बहुत सारा बच्चा लोग पढ़ाने होगा टेंडेली क्या होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे छप चुका होगा, इसको थोड़ा सा कमेंट करके सही आंसर दीजिए ताकि आपको भी प्यार हो सके। हाँ ना जी, सच बोले कि गलत। कहता है ना बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा x जिस अनुपात में विभाजित करता हुआ अनुपात है। अच्छा x बाय x किसको नहीं पता है देख लो जरा। कहता है बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 दो बिंदु है, ये वाला बिंदु A को हो ये वाला बिंदु B को हो। ये वाला है 4,6 ये वाला है 3,-8 कह रहा है x अक्ष पर। और जब बोलेगा x अक्ष पर तो फॉर्मूला होता है x, 0। अगर क्वेश्चन में बोलता y अक्ष पर तब होता 0, y ठीक ना। लेकिन वो बोला है कि x अक्ष पर विभाजित करता है, इसका मतलब यहाँ पे x अक्ष है तो x अक्ष का वैल्यू क्या होता है x, 0। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है ना कि दो बिंदु है A और B जो इस लाइन सेगमेंट को मतलब ये रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। कहाँ पे विभाजित करता है? x अक्ष पे विभाजित करता है। और जब ये x अक्ष पे विभाजित करता है तो इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बताना है। मतलब इधर से इधर का कितना दूरी है और इधर से इधर का कितना दूरी है, ठीक ना। मतलब ये वाला पॉइंट P से इधर का कितना दूरी है, ये वाला पॉइंट P से इधर का कितना दूरी, बस यही अनुपात बताना है, ठीक ना। बाकी कुछ नहीं करना है। अच्छा इसका थ्योरी पढ़ा दे कि नहीं पढ़ा बे? पैसा तो एक्स्ट्रा दिया तुम लोग नहीं। आइए सर, ये वाला A है तो A होता है x1, y1 आना, ये वाला x2, y2। अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु ये वाला x, y है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है या फिर m:n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए
कहने का मतलब है कि ए भी कोई लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखाखंड है। जो ए वाला पॉइंट है वो है x1 बाई 1, ये वाला है x2 बाई 2। ये वाला P से इधर का दूरी m है, P से इधर का दूरी n है, ये वाला पॉइंट x बाई है। अब देखो, अब हमको इसका अनुपात निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है, जब ये वाला x पकड़ेंगे ना, जब ये वाला x पकड़ेंगे तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, यानी m गुने x2, और ये वाला n को गुना करेंगे x1 के साथ, प्लस देंगे, ठीक ना, यानी n गुने x1 और बट्टा क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी m प्लस n। जब ये वाला बाई निकालेंगे, ये वाला, तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी m गुने बाई 2 प्लस ये n गुने बाई 1। अब बट्टा नीचे क्या कर देंगे, m प्लस n। ये क्लास 10th में पढ़ने का था सेक्शन फार्मूला, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक ना। आइए अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये वाला आपका ये x1 और बाई 1 का जगह लिया, ये वाला x2 बाई 2 का जगह लिया। यहाँ से यहाँ का रेशियो मालूम नहीं और यहाँ के यहाँ का रेशियो मालूम नहीं है, ठीक ना। अब देखिए कैसे मालूम चलेगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो को आप 1 मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो को आप n मान लीजिए। नहीं समझा मेरी बात को? जब आपसे रेशियो पूछेगा ना जी, तो एगो को 1 मानना पड़ेगा। अभी बात आ गया बलजबरी वाला, जयमाला पे साली को माला क्यों नहीं पहनाएंगे, बीवियों को माला क्यों पहनाएंगे, तेकरो कोई मतलब है रही नानू? अगर मतलब जाना हो तो क्लास 10th वाला बैच मेरा परचेस कर लीजिए, खरीद लीजिए। आइए ना जी, देखिए आइए ना जी, प्यार होगा, आइए ना। देखिए जब आपको इस कंडीशन का क्वेश्चन आएगा ना अनुपात का जी, तो इससे इधर का आपको 1 मानना पड़ेगा, इधर का आपको n मान लीजिएगा, चाहे इधर का आप 1 मान लीजिएगा, चाहे इधर का आप n मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये x निकालेंगे, सॉरी, जब ये x है तो x वालों को नहीं निकालना, ये 0 लेकर के चलिए। आप देखिए यहाँ पे बाई की जगह 0 है, तो ये वाला आप 0 लेकर के चलिए। जब ये वाला 0 लेकर के चलेंगे तो ये 1 को गुना करेंगे किसके साथ, देखो ये वाला बाई का जगह लिया, जब ये वाला बाई निकालते हैं तो ये m को गुना करते हैं बाई 2 के साथ। इसी प्रकार से ये वाला जब 0 लेंगे तो ये 1 को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी 1 गुने -8 करेंगे, प्लस n गुने 6 करेंगे, अब बट्टा 1 प्लस n। ये 1 प्लस n बट्टा में नहीं जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 0 गुने 1 प्लस n बराबर, ये वाला कितना हो जाएगा -8, ये वाला कितना हो जाएगा 6n। यहाँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुने इतना 0 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा -8 अब प्लस कितना n 6, ये आपका है माइनस में नहीं आएगा प्लस में, यानी 8 हो गया, बराबर कितना 6n। ये आपका 6 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 8 बट्टा 6 बराबर n आएगा। इसको 2 से काटिए तो ये 3 बार में कटेगा, इसको काटेंगे सर तो 2 से तो ये 4 बार में कटेगा, यानी ये आ गया आपका 4:3, यानी कितना आ गया 4:3, यानी n का वैल्यू कितना, सॉरी n का बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 4/3, n का मान आ गया, ठीक ना। हम लोग माने हैं क्या, तो 1:2, 1:2 हम लोग माने हैं, 1:n हम लोग माने हैं, 1:n का वैल्यू कितना है 4/3, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 1/n, यानी कितना है 1/4/3, क्योंकि 1:n का मतलब होता है ना, 1:n का मतलब होता है 1/n, और 1/n तो n का वैल्यू कितना है 4/3, ये 3 नीचे चले थे ऊपर चला तो 3/4, यानी हो गया 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया कि नहीं है? देखो हम लोग माने हैं 1:n, 1:n का मतलब होता है 1/n, और यहाँ पे n का वैल्यू है 4/3, तो ये n की जगह रखेंगे 4/3, ये 3 नीचे चल जाई थी ऊपर तो 3/4, यानी कितना 3:4। किसी प्रकार की दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैथ का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल रेखा y माइनस x अब +5 बराबर 0 x अक्ष से कोण बनती है। अच्छा x अक्ष से कोण बनती है, कहाँ से?
एक्स अक्ष से कोण बनाती है, ठीक ना। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत कम लोग बना पाएगा, कारण क्या है, क्योंकि लाइन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ठीक ना। और शायद पेड कोर्स में मैंने भी नहीं अभी तक पढ़ाया हूँ, तो देखिए आइए आप देखिए बात थोड़ा सा गौर करिएगा। कहता है बाई माइनस एक्स, ठीक ना। इसका पहले ओरिजिनल फार्मूला जानते हैं, होता है इसको अच्छा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बाई बराबर ये माइनस एक्स है, उधर जाएगा प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये प्लस में होने जाएगा -5, यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स -5। तो इसका एगो फार्मूला होता है क्या, बाई बराबर जब कहेगा एक्स एक्स पर लाइन है तब कहेगा कोण, तो बाई बराबर होता है mx, अब प्लस क्या होता है c होता है, ठीक ना। mx प्लस कितना होता है c होता है। अब इसका तुलना करिए, इसका तुलना करिए तो ये देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, हमसे पूछा है एक्स एक्स पर, किस पर पूछा है, एक्स एक्स पर पूछा है। तो आइएगा जब एक्स एक्स पर पूछा तो यहाँ पे एक्स के गुना में क्या है m, तो ये m हो गया। यहाँ पे एक्स के गुना में क्या है, कुछ नहीं, तो ये 1 है, तो m बराबर 1 है ना। m बराबर tan थीटा, ठीक ना, और tan थीटा बराबर कितना 1, नहीं समझा। ये पूछा है एक्स एक्स पर, तो ये x के गुना में m, तो m बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना, x के गुना में 1, तो 1 आइएगा। अच्छा अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये tan थीटा बराबर 1 कितना का मान होता है tan में, तो tan 45 का मान होता है। tan से tan गला खोपचा में चला, थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना जी, क्या कहता है जी, कहता है ना जी, कहाँ गया अगला क्वेश्चन जी, प्यार वाली बात तो थानू जी, देखिए ना जी अगला क्वेश्चन जी, कहाँ गया जी, ओ जी 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 ओ जी, देखिए ना जी, हाँ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये तो 10 है सर, 8 कहाँ गया, अच्छा 9 नंबर इधर है, हाँ 9, 8 तो करवा ही देना 9। कहता है आदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल्य अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, पूछा इस कह रहा है इसका मूल्य जो है वो अल्फा और बीटा है, तब कह रहा है कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान होगा। देखिए तो इसका मान पूछा था, सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे अल्फा गुने बीटा को यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए नीचे में, एल देखिए यहाँ पर गुना होगा अल्फा गुने बीटा, तो बीटा गुने अल्फा कहिए चाहे अल्फा गुने बीटा कहिए, बात बराबर नु है। अब इसको गुना इसके साथ करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी कि आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक ना। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा। नहीं समझा, नहीं समझा तो इन्हें देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab आइएगा। अच्छा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कहे तो मूलों का योग यानी माइनस बी बट्टा ए आइएगा, माइनस बी बट्टा ए, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी, तो एक्स के गुना वाले को बी कहते हैं, यहाँ पे एक्स गुना में माइनस पी है, तो हो जाएगा माइनस माइनस पी अब बट्टा ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है, तो ये 1 आ गया, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया प्लस पी, कितना आ गया प्लस पी। नहीं समझा, देखो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर गुना वाले को एक आते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना में 1 है, यहाँ पे एक्स गुना में माइनस पी है, तो यहाँ पे हो गया बी का वैल्यू माइनस पी, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस और बी का वैल्यू माइनस पी, तो माइनस गुने माइनस प्लस पी। अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बट्टा ए, तो सी यहाँ पे क्या है क्यू है, अब बट्टा ए का वैल्यू 1 है, यानी ये कितना हो गया क्यू। आइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी है, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है क्यू बट्टा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है क्यू, यानी ये पी स्क्वायर माइनस 2q और बट्टा कितना आ गया सर ये क्यू, कहीं भी आपका मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q बट्टा क्यू। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना पी स्क्वायर माइनस 2q और q यानी ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन का आता है ना 10 नंबर। सर 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं क्यों करवाए हैं? जो क्वेश्चन मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ किस लिए? क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आता है। हाँ, और तुरार के बुझाएगा नहीं, एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही सब आता है। इसलिए आप सबको कहते हैं सर कि आप लोग एकदम पढ़िए मन तन से, ठीक नू। जहाँ थोड़ा सा पढ़ाई में ढील दीजिएगा नू तो आपका शादी में ढील होगा। कहता है ना, ढील मतलब समझ रहे ना, बढ़िया लड़की से शादी ना होगा। कहता है x बराबर रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस, इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक? n तक, इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब बराबर है तो x का मान पूछा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे आइए। सर सेम बात सब जगह लिखा हुआ है, सेम बात सब जगह लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम बात हर जगह लिखा हुआ है। आइएगा तो जब सेम बात लिखा हुआ तो यहाँ पे गौर करिए, ये यहाँ से यहाँ तक को आप x मान लीजिए, ठीक ना। हर जगह एक बात लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक को आप x मान लीजिए, ठीक ना। अनिलेट, अरे देखना, यहाँ से यहाँ तक को x मान लीजिए तो ये x बराबर क्या बचेगा? रूट अंडर ये 12 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक को हमने x मान लिया तो ये x हो गया। यानी ये कितना हो गया? x बराबर, यहाँ पे देखिए ये आपका रूट में नहीं आएगा, स्क्वायर में ये बच गया 12 प्लस x। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 3x और माइनस 12 बराबर 0। यानी ये दोनों में x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 प्लस ये दोनों में 3 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। यानी x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। यानी कहने का मतलब सर कि x बराबर 4 और x बराबर कितना? माइनस 3। अच्छा x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू माइनस 3, दो वैल्यू। कौन आंसर दे रहा है? माइनस 4 दे रहा है, लेकिन 4 नहीं दे रहा है। 4 देता है आंसर तब भी सही होता, और 3 आंसर दे रहा है तो 3 सही होगा, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, ठीक ना। वो वाला क्लास जाकर के देख लेना, नंबर सिस्टम सर्च करिएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। आइए, दो रैखिक घात समीकरण में शायद हम पढ़ाए थे उसको। हाँ, अगला का आता है ना 11 नंबर क्वेश्चन। 11 12 इसको पढ़ावे रहे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सेट किए। देखो तो कहता है ना tan 70 डिग्री गुने tan कितना? 20 डिग्री। अब इसको कमेंट करो, ये सब हम नहीं पढ़ाएंगे, कमेंट करो, सब जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। जल्दी कमेंट करो, देख जाओ। चला कमेंट करिए जी। tan 70 है तो tan बदलेगा कॉट में, ये 70 बदलेगा 90 माइनस 70 में। ये सब वाला कॉन्सेप्ट बा तो पते होगा, नहीं पता है तो मेरा जाकर के थ्योरी वाला क्लास देखो। यहाँ पे कितना है? tan 20 है। अच्छा देखो ये कॉट कितना हो जाएगा? 90 माइनस 70 20 हो जाएगा, गुने tan कितना है? ये आपका 20 है। कॉट 20 गुने tan 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 1। tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। 12 नंबर का आता है ना कॉस 60 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस ए का मान बराबर होगा। अब आइए यहाँ पे, आपको हम पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस चमकाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस चमकाएंगे। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी
यहाँ पे प्लस है तो आगे माइनस चमकाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी। अब इस पे तोड़ो, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक ना। तो अब ये वाला फॉर्मूला पे तोड़ेगा ना तब टूटेगा। इसको तोड़ो साइन ए प्लस बी पे, इसको तोड़ो इसको तोड़ो कॉस ए प्लस बी पे, इसको तोड़ो कॉस ए माइनस बी पे, ठीक ना। आंसर घप्स ना आ जाएगा, ठीक। आइए अगला कहता है 13 नंबर सर कि साइन 15 डिग्री बराबर x तथा साइन 25 डिग्री बराबर y, तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो बन जाना चाहिए आराम तरीका से। 14 नंबर का आता है यदि साइन b बराबर 1/√5 कॉमा साइन a बराबर 1/√10, तो a प्लस b का मान होगा। बनेगा, कहेगा गुरुजी बिल्कुल नहीं बनेगा सर, थोड़ा सा मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक ना। आप क्लास रहने दो सर, ऑलमोस्ट आपको मैंने 45 क्वेश्चन तो करवाइए दिया हूँ, कहीं तो छोटा नहीं ना है को, नहीं 45 को मैंने आपको करवा दिया है सर। बाकी का आपको अगली क्लास में करवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। और जो भी चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगा तो जरूर रिस्पॉन्स देना सर। और जो लोग मेरा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करना चाहता है सर, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय।